नमस्कार। मैं इस सत्र में प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं और बीएलएफ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे माथे पे सर पे ये पगड़ी बंधी है, इसके सम्मान में हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बातचीत हो भारत और भारतीयता को लेकर के कि जिससे आप लाभान्वित हों। एक शायर हुए हैं, उन्होंने कहा है, हम दोनों दिल्ली से आए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पगड़ी संभाल, ये और शहर नहीं दिल्ली है, दिल्ली के बारे में। तो हम प्रयास करेंगे कि बुंदेलखंड की इस पगड़ी का सम्मान रखें। सामने महारानी लक्ष्मीबाई की किला को मैं देख पा रहा हूँ और मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान याद आ रही हैं, मुझे बहुत सारे कवि याद आ रहे हैं। दो पंक्तियों के साथ मैं बातचीत शुरू करूँगा प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी से, लक्ष्मीबाई को याद करते हुए। आप सबने सुना होगा, बहुत सामान्य, मतलब स्कूली शिक्षा से जिसे पढ़ाया जाता है, तो सामान्य से सामान्य साहित्य पढ़ने वाला स्कूल का विद्यार्थी रहा व्यक्ति भी जानता है कि बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई और वीरांगना झलकारी बाई की इस धरती को मैं प्रणाम करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा की इस सत्र में और भारत और शिक्षा पद्धति को लेकर के बातचीत का आरंभ करने से पहले मैं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी से यह समझना चाहूँगा कि भारत की अवधारणा को और भारतीयता को आप कैसे देखते हैं। प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले जो हमारे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, कल हमारे यहाँ कन्वोकेशन था और कन्वोकेशन के लिए मैं 8:30 बजे घर से निकला और घर नहीं गया हूँ, सीधे आप लोगों के पास मैं आया हूँ। तो ये बच्चे जो मोबाइल पर लगे हुए हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम आपके बीच में आधा घंटे ही रहेंगे, तो अपना आधा घंटा, बहुमूल्य आधा घंटा हमें दे दें। 30 मिनट चाहिए आपसे। पहले मैं प्रणाम करता हूँ इस धरती को, बुंदेलखंड की इस पावन धरा को, झांसी की इस पवित्र धरा को, जिसने मुझे जीना सिखाया, मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मैं 2001 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इसी झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय में मैंने ज्वाइन किया था और तब से सतत मेरी यात्रा चल रही है और आज आपके समक्ष हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस संस्था से मेरी पढ़ाई हुई, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। यहाँ से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही पढ़ाने गया, फिर वहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय में गया। ये झांसी कितना काशी वालों को प्यार देती है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक मनु नाम की बेटी मणिकर्णिका आकर के यहाँ पर वीरांगना के पद से विभूषित हुई। इस झांसी को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे झांसी की रानी को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ की वादियों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के कण कण को प्रणाम करता हूँ। इनका प्रश्न था भारत की अवधारणा। मित्रों, भारत की बात मैं करूं उससे पहले मैं एक कवि हृदय और देश के हर हृदय को छूने वाले भारत रत्न इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी के कुछ पंक्तियों से मैं भारत की अवधारणा को प्रारंभ करना चाहता हूं। चूँकि यहाँ पर हमारे बड़े ही अनुज कल्प मित्र और मेरे साथी बैठे हैं, प्रोफेसर मुन्ना पांडे जी, दीक्षित जी, रोहित जी, अजय जी। बड़ा आप लोगों को गौरव होगा, मैंने डॉक्टर अजय को यहाँ पढ़ाया है। अजय जी एक बार अपने को दिखाइए। मैं जब बुंदेलखंड कॉलेज में था तो मैंने अजय जी को पढ़ाया है। आज जी कहने में मुझे गौरव महसूस हो रहा है। अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अभिनंदन की धरती है, ये बंधन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद तालियां तो आपकी अब बजेगी,
मरने के बाद जो हमारी अस्थियां गंगा में विसर्जित होंगी और उन अस्थियों से कोई कान लगा करके ये प्रश्न करेगा, तो उन अस्थियों से, उन राखों से यही आवाज आएगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले तो हम सभी को ये गौरव होना चाहिए कि हमें मनुष्य योनि मिली है। बड़ी भाग्य तनु मानुष पावा, और उसमें भी आपको अखंड गौरव होना चाहिए कि आपको भारत जैसे पवित्र भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला है। आती है बात भारत की, तो हम सोचते हैं कि प्रारंभ कहाँ से करें। प्रश्न इन्हें ऐसा किया है कि हम सब यहीं जन्म लिए, बचपन में इन मिट्टियों में खेले हैं, पले बढ़े हैं, इसकी खुशबू से परिचित हैं। रग रग में भारत की सांस्कृतिक परंपरा कौंध रही है। मैं प्रारंभ करता हूं, भारत को कैसे हम जानते हैं। प्रियव्रत नाम के एक व्यक्ति थे। अब यहाँ पर कहीं पर कुछ इधर वाद्य प्रारंभ हो गया ना, तो ये संस्कृत का विद्यार्थी होने के चलते ना, वो जब ये जो हमारा चित्त है कहीं इधर उधर जाता है तो विषय से आदमी भटकने लगता है। तो ये वाद्य कहीं बजने लगा, अगर बंद हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। बच्चों ये जान लो, खास करके जो युवा पीढ़ी है, 10 संतान में 3 का तो पता नहीं चलता है, लेकिन 9 लोग बचे, और 9 लोगों में बाद में 2 दिवंगत हुए, और 7 लोगों में प्रियव्रत ने, चूंकि रात कैसे होती है, रात में भी दिन के तलाश में उन्हें भूमंडल की परिक्रमा की, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करना उन्हें प्रारंभ किया, और 7 खंड बने, जो रथ चक्र बने, वो 7 चिन्ह बने उनके, वो 7 आपके यहाँ द्वीपों के नाम से जाने गए। जिसमें आप एक जम्बू द्वीप की बात करते हैं, जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, कुशत द्वीप, लक्षद्वीप, इस तरह से 7 द्वीप हुए। और उन्होंने 7 द्वीपों को एक एक द्वीप अपने पुत्रों में विभाजित किया, जिसमें एक आग्निध्र हुए। आग्निध्र को जम्बू द्वीप मिला, और जम्बू द्वीप में जो आग्निध्र की जो संततियां हुई, संतानें हुई, उनमें कोई किम पुरुष हुआ, कोई नाभि हुआ, कोई हिम हुआ, तो हिम से हिम वर्ष हुआ, नाभि से अजनाभ वर्ष हुआ, और किम पुरुष से किम पुरुष वर्ष हुआ। आप अभी जहाँ पर विराजमान हैं, जिस खंड में विराजमान है, ये नाभि के नाम से जो अजनाभ वर्ष है, जिसको हम भारत वर्ष के नाम से जानते हैं, उसमें हम हैं। ये भारत वर्ष की परंपरा है, इसका अजनाभ वर्ष भी नाम रहा। और चूंकि नाभि से था तो नाभि नाम था उनका, तो अजनाभ वर्ष के नाम से भी हम जाने इसको। और इसकी बड़ी एक विस्तृत परंपरा है। उन पौराणिक साक्ष्यों को, उन वैदिक साक्ष्यों को, उन औपनिषदिक साक्ष्यों को संभवतः हमने उतनी दृष्टि से, उतनी गहनता से नहीं देखी जितनी अपेक्षा है। ये युवा पीढ़ियों से, ये जो नौजवान साथी हैं, आपसे ये देश बड़ी अपेक्षा रखता है, या खास करके भारतवर्ष बड़ी अपेक्षा रखता है कि आप हमको जानो। आप जिसको जानते हैं उससे अनायास ही आपको प्यार हो जाता है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 10 दुकानों पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है। हम जब जिस कपड़े को पहनते हैं, जो हो सकता है 1 महीना पहने, 2 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष पहनते हैं, उसके बाद हम फिर दूसरा वस्त्र पहनने लगते हैं। उस वस्त्र के लिए हमारा जानना इतना जरूरी होता है कि वस्त्र के बारे में जाने। तो जिस भूमि में हम जन्म लिए हैं, जहाँ पले बढ़े हैं, हम उस मिट्टी के बारे में, उस देश के बारे में, उस राष्ट्र के बारे में, उसकी परंपरा के बारे में कितना जानने का प्रयास करते हैं, ये हमें जरूर सोचना चाहिए। युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठी हुई है। मुझे लगता है कि भारत और भारतीयता के बारे में प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी के जवाब से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और आप और बेहतर तरीके से भारत की अवधारणा को समझ पाएंगे। बातचीत के क्रम में मैं अभी थोड़ी देर पहले रंजन जी जिक्र कर रहे थे कि कल दिल्ली विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। दीक्षांत समारोह में कुलगुरु ने
छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए दो सीख दी या कहा कि संकल्प लीजिए। उस संकल्प में एक छात्रों के लिए था कि बिल्कुल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और तमाम तरह के तकनीक का आक्रमण है आपके समय पर। तो उस समय से अभी थोड़ी देर पहले रंजन जी ने भी कहा कि आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख लीजिए, आप बहुत समृद्ध होंगे सर को सुन करके। और उसी क्रम में एक और बात मैं कहता हूं कि अध्यापकों के लिए भी उन्होंने एक बात कही कि अध्यापक का मूल धर्म अध्यापन है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सीख देते हुए उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले अध्यापन में रत रहिए और छात्रों से संवाद करते रहिए, सिर्फ कक्षाओं में नहीं। प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लोकप्रिय शिक्षक के तौर पर जाने पहचाने नाम हैं। और हम लोग जो अभी नया नया शिक्षण वहाँ शुरू किया दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में हमने, तो हमें बताया गया कि प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी से आपको सीखना चाहिए। विधिवत मैं छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन एक तरह से छात्र ही हूं सर का। तो इस बात को जोड़ते हुए मैं सर से जानना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा जो थी और आज शिक्षक और छात्र की जो संवाद शैली है, जो कक्षाओं के बाहर कोई बातचीत नहीं है, शिक्षकों ने भी छात्रों से कई बार बहुत दूरी बना रखी है और छात्र भी कक्षाओं से दूर हो रहे हैं, शिक्षकों से दूर हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बच्चे जो ये अभी भी बात कर रहे हैं, बच्चा गुड़िया, आप तो व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थापक जो हैं उनको तो और बड़े अच्छे से रहना चाहिए ताकि आप उदाहरण बने यहाँ पर। जिनके गले में ये एक दायित्व का पट्टा है, ये हमें हमेशा हमारी भूमिका को याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और किस लिए हूँ। हमें अपनी भूमिका नहीं भूलनी चाहिए। जब तक, मैं इन्हीं की बात से प्रारंभ करता हूँ, जब तक हमें अपनी भूमिका याद रहेगी कि मैं क्यों हूँ। इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बच्चा महीनों से एक गुरु के दरवाजे पर जाता था और उनसे पढ़ना चाहता था कि मुझे पढ़ाएं, कुछ शिक्षा दें। अंदर कुछ विद्यार्थियों का पाठ चलता था, बाहर दरवाजे के पास बैठा हुआ बच्चा कुछ देर तक, जब तक पाठ चलता था तब तक वहीं बैठा रहता था कि शायद दरवाज़ा खुल जाए और मुझे अंदर जाने का अवसर मिल जाए और मुझे भी यह इस परंपरा से, भारत के ट्रेडिशन से मुझे अवगत कराने के लिए गुरु एक मिले। जब कई दिनों तक दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन वो कभी इम्पेशेंट नहीं हुआ, रोज जाता था अपने समय से और उस जगह पर बैठता था, प्रतीक्षा करता था। एक दिन शिक्षक को रहा नहीं गया, उनने एक विद्यार्थी को भेजा कि जा करके पूछ के आओ कि तुम कौन हो। ये भूमिका पर मैं बात करता हूँ। बच्चे जिन लोगों ने, जैसे हमारी यहाँ पर बहनों ने पाग बांधा सिर पर, हमें एक दायित्व दिया, हमें एक भूमिका में बांध दिया कि आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। आप कौन हैं, क्यों हैं, ये इसको हमें याद दिलाने के लिए ये पाग बांधा गया है। तो एक बच्चा आया, विद्यार्थी, वहां से आके पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, गुरुजी पूछ रहे हैं। उस विद्यार्थी का जवाब आप सुनिएगा। विद्यार्थी ने कहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यही तो जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बात जब जा करके उस विद्यार्थी ने अपने गुरु से कहा कि वो कह रहा है कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ और कहाँ से आया हूँ, यही तो जानने के लिए आया हूँ। गुरु उठे, आसन छोड़े और भागते हुए आए उस विद्यार्थी के पास, उसको गले लगाया और पकड़ के लेके गए। जो गुरु थे वो गोविंद पादाचार्य थे और जो वो शिष्य था वो बाद में जाकर के आदि शंकराचार्य हुआ। ये जो अंगुली पकड़ने का, जो गुरु शिष्य और विद्यार्थी माता पिता का जो ये अंगुली पकड़ने का संबंध है, ये जीवन के उस कठिनतम परीक्षाओं से भी पार लगा देता है अगर गुरु अंगुली पकड़ ले तो। मैं इसी बुंदेलखंड के एक अप्रतिम ईश्वर के स्वरूप गुरु का मैं साक्षात शिष्य हूँ। उनकी अनंत अनुग्रह, उनकी कृपा मेरे ऊपर है।
परम पूज्य रावतपुरा सरकार में उनका शिष्य हूं। गुरु उंगली पकड़ता है तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। माँ पिता उंगली पकड़ते हैं तो क्या होता है। एक बड़ा अच्छा शेर है कि मुझे मोहब्बत है हाथ की इन पांचों उंगलियों से, न जाने किस उंगली को पकड़ के माँ ने चलना सिखाया होगा। एक इक्ष्वाकु से आप प्रारंभ करें तो राम तक आते आते 34 पीढ़ी निकल जाती है। सभी चक्रवर्ती राजा हुए, लेकिन एक राजवंश में जन्म लिए एक बालक का जब उसकी अंगुली विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु ने पकड़ ली तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिए। एक जेल में जन्मे एक बालक को जब सांदीपनी जैसा गुरु ने उसकी अंगुली पकड़ ली तो उसको योगेश्वर कृष्ण बना दिया। एक नागेंद्र, हम आप में पता नहीं कितने नागेंद्र हैं, एक नागेंद्र की उंगली परमहंस ने पकड़ ली तो संपूर्ण विश्व को संबोधित करने के सामर्थ्य से युक्त एक अभिनव प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद बना दिया। और वहीं योगेश्वर कृष्ण ने एक किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन की अंगुली पकड़ ली तो उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। एक अंगुली और किसी ने, ऐसे अनंत अंगुलियां लोगों ने पकड़ी है। एक और अंगुली मैं बताता हूं जिसने पकड़ी, हम कभी जिक्र नहीं करते। एक अंगुली वीर सावरकर की भी किसी ने पकड़ी और वीर सावरकर ने भी किसी की अंगुली पकड़ी। आप अक्सर देखते हैं कि जब हम अपने गुरु शिष्य परंपराओं को जी रहे होते हैं तो जब कोई छोटा बच्चा उंगली हमारी पकड़ता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को देखेगा तो छोड़ के भागेगा। बैलून्स देखेगा, लॉलीपॉप देखेगा, आइसक्रीम देखेगा, वो छोड़ देगा। ये जितने युवा पीढ़ी के हमारे बच्चे बैठे हैं, हम सब बच्चे हैं, हम भी किसी के लिए बच्चे हैं। जब हम अंगुली पकड़ते हैं तो शायद हमको जो आकर्षित करती है वस्तु, उसके प्रति हम अंगुली छोड़ के भागते हैं, लेकिन जब गुरु अंगुली पकड़ता है तो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, आपको भटकने नहीं देता है। ये इस भारत के जेहन में है, इस भारत की परंपरा में है। जिस शंकराचार्य की मैं बात कर रहा था, आप नारायण से प्रारंभ करें तो नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से वेदव्यास, वेदव्यास से सुखदेव, सुखदेव से गौड़ पादाचार्य, गौड़ पादाचार्य से गोविंद पादाचार्य और गोविंद पादाचार्य से आदि शंकराचार्य, ये 10वें गुरु थे। और पूर्वाम्नाय पीठ से अगर पूरी से हम प्रारंभ करें तो 10 ऊपर के और आदि जो पूर्वाम्नाय के पीठ के अधीश्वर हुए, उनसे आज तक की 145वीं पीढ़ी गुरुओं की चल रही है। तो 145 प्लस 10 बराबर 155। ये ऐसा देश है, ऐसी राष्ट्र की ये भूमि है, ऐसी परंपरा है हमारे पास, एक समृद्ध परंपरा, जहाँ पर वेद के 4 संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उसके बाद से आर्ष ग्रंथ के रूप में रामायण, महाभारत, उसके बाद अनगिनत स्मृति ग्रंथ, महाकाव्यों की परंपरा, काव्यों की परंपरा, गद्य परंपरा, पद्य परंपरा, लोकगीत, लोक परंपरा। बुंदेलखंड में अभी जब आ रहा था तो उधर इस आयोजन में दिन रात लगाने वाले हमारे अनुज प्रताप जी ने बताया कि कल यहाँ पर बुंदेली लोक नृत्य और लोक गान हुआ। लोकगीत और लोक परंपरा इस देश की, इस राष्ट्र की, इस मिट्टी की जीवंतता को जीवंत रखती है। आपको अपने लोक से जुड़ के रहना है, अपने शास्त्र से जुड़ के रहना है, अपनी परंपरा से जुड़ के रहना है। जी बहुत निश्चित तौर पर बहुत समृद्ध करने वाला अभी वक्तव्य था सर का। मैं इस वक्तव्य से ही एक प्रति प्रश्न करना चाहता हूं सर कि भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा की आज तक जो आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो बदलाव हुआ है
और उसमें आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम बदलावों के बावजूद मैकाले की शिक्षा पद्धति की एक साया भूत की तरह बनी हुई दिखाई पड़ती है। पिछले मतलब ब्रिटेन के राज के समय में उन्होंने वहाँ की संसद में कहा था कि भारतीय शिक्षा पद्धति को तहस नहस करके हम लंबे समय तक भारत पर राज कर सकते हैं। मैकाले की रिपोर्ट थी और उस शिक्षा पद्धति ने तमाम बदलावों के बावजूद कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बाधक बन करके खड़ी है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? आधुनिक शिक्षा पद्धति में किस तरीके से मैकाले की साया से हम मुक्त हों और भारतीय ज्ञान परंपरा की पुरानी गुरुकुल वाली गुरु शिष्य परंपरा को फिर से हम जीवित करें, इसे आप कैसे देखते हैं? एक बड़ी अच्छी लाइन है कि हमने अक्सर धूप और छांव देखे हैं, बहती हुई हवाओं के पांव देखे हैं, हम ही को दे रहे तरजीह की पता, हमने शहरों में भी बहुत सारे गांव देखे हैं। आप जिस 1835 मैकॉले की शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं और जिस पार्लियामेंट में बैठकर उसने ये निर्णय लिया था, आज उस देश का प्रधानमंत्री आपके यहाँ से निकल के गया है। आप ब्रिटेन के जो अभी सुनक जी को आप जान रहे होंगे, आप उनको देखिए। इवन इकोनॉमी की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि में आपने उस देश को पछाड़ा है। ये भारत का गौरव है। रही बात, होता क्या है, हम भारत के लोग हैं, हम ऐसे व्यक्ति का नाम स्मरण नहीं करते हैं जिसके शिक्षा नीति और जिसके सोच ने हमारे मार्ग को बदला। वस्तुतः हमने उसको बड़ा यूं कर दिया नाम ले लेकर के, और हम बहते गए। और क्योंकि हम नाम लेना प्रारंभ किए, अगर कदाचित उस समय किसी ने नाम लेना छोड़ दिया होता, केवल भारतीयों का नाम लिया होता, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाम लिया होता, तो आज भी हम जहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संपूर्ण विश्वविद्यालयों में, भारतवर्ष के संपूर्ण महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, जहां पर 2047 के विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की उस योजना को, विकसित भारत 2047 को फलीभूत करने के लिए कदम से कदम मिलाकर संपूर्ण शैक्षणिक संस्थान और युवा पीढ़ी के नौजवान साथी चल रहे हैं, वहाँ पर अब कदाचित उस शिक्षा नीति की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस मैकॉले की नीति की बात कर रहे हैं, जी, हमें बहुत ज़्यादा अब प्रभावित नहीं करती है। यदि कदाचित थोड़ी बहुत कहीं कर भी रही होगी तो अब यही समय है, सही समय है, अब वो हमें प्रभावित करेगी नहीं, और जो प्रभावित हो रहे होंगे वो भी धीरे धीरे बदलेंगे अपने आप को। ठीक बात है। इस वीर भूमि को, यानी बुंदेलखंड की धरती को, भारतीय ज्ञान परंपरा, जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उसमें इस धरती के योगदान को आप कैसे देख रहे होते हैं? इस बुंदेलखंड को और बुंदेलखंड के इस महानगरी को मैं तो मूर्तमान ईश्वर के समान देखता हूं। जिस बुंदेलखंड की धरती पर प्राकृतिक संपदाओं का एक अंबार है, ऐसी पतित पावनी नदियों के लहरें इस धरा को जहां पर पल्लवित और पुष्पित करती हैं, देव और देवियों के मंदिर जहां पर यहाँ के सबके नैतिक विकास के लिए सतत प्रयत्नरत हैं, ऐसे इस क्षेत्र और ऐसे इस झांसी का केवल इस राष्ट्र के और आज़ादी में ही केवल योगदान नहीं है। जब आप गणराज्यों की बात करते हैं तो चेदी गणराज्य आप लोगों ने सुना होगा नाम। चेदी गणराज्य के बीच में बुंदेलखंड चेदी गणराज्य में ही आता था। कभी जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना गया इसको। और करवी का नाम बहुत लोगों ने, बच्चे अगर यहाँ बुंदेलखंड के होंगे तो करवी का नाम
सुने होंगे, जो चित्रकूट और करवी है। कितने लोगों ने सुना होगा? हाथ उठाएंगे पीछे वाले बच्चे। जो करवी का नाम नहीं सुने हैं वो हाथ उठाए। अच्छा, जानना चाहिए। कदाचित करुषपुरी नाम था और लगभग 150 ईस्वी पूर्व एक संस्कृत जगत के बड़े ही कृत्य स्तंभ महाकवि हुए कालिदास। यहाँ ओरछा जाते हैं तो एक बेतवा नदी आपको मिलती होगी, जिसको हम बेत्रवती के नाम से जानते हैं। इसका प्राचीन नाम बेत्रवती है। बेतवा की भूरिशः प्रशंसा करते हैं वो। जो बुंदेलखंड के ऐतिहासिक जितने विरासत हैं और जो यहाँ के राजाओं की परंपरा रही है, चाहे वो झांसी की राज व्यवस्था रही हो, ओरछा की राज व्यवस्था रही हो, ग्वालियर की राज व्यवस्था रही हो, आप अतीत को देखिए। हम एक्चुअली होता क्या है कि एक कालखंड में जोड़ करके लोगों के योगदान को देखने लगते हैं। कुछ कालखंड में हो सकता है कुछ राजाओं का, मैं किसी पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस राष्ट्र में हमने कमियों को देखना प्रारंभ किया तो हम अलग होने लगे। जब गुण को देखते हैं तो वो कमियां अपने आप खत्म हो जाती है। कभी भी भगवान अगर हमारे अवगुण को देख ले तो उसी क्षण वध कर देंगे, लेकिन कभी हमारे अवगुणों को वो देखते नहीं हैं। हनुमान जी के सामने आप जाते हैं तो मानस की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो गुणग्राही हमें बनना चाहिए, और जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है हर व्यक्ति का, वो एक बड़ी ही समृद्ध परंपरा है यहाँ की। आप काव्य परंपरा में जाते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी। यहाँ से 22-23 से 25 किलोमीटर मुश्किल से चिरगांव होगा, जहाँ से मैथिली शरण गुप्त आते हैं। यदि मैं सही हूँ, चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, आप लोग हिंदी के विद्वान हैं। जी बिल्कुल, मैथिली शरण गुप्त जी तो चिरगांव से आते हैं, झांसी को लेकर के वीरंगना लक्ष्मीबाई के लिए। अच्छा, हम लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं, झलकारी बाई, जीजाबाई, न जाने अनगिनत वीरांगनाओं ने अपने आंचल से संवारा है इस धरती को, अपने बलिदान से सेंचा है इसके प्रत्येक कण को। हम प्रणाम करते हैं उस बलिदान को, उन मातृशक्ति को और उन योद्धाओं को जिनने यहाँ की परंपरा और यहाँ की जीवंतता, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करने में अपना सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी, ज्ञान, परंपरा, भारतीयता, भारत की बात करते हुए मुझे लगता है कि शिक्षा पद्धति से अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें आजकल जो ये वेब सीरीज का दौर है, सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ, सब लोग वेब सीरीज खूब देखते होंगे। इस दौर में, और वेब सीरीज किस तरह से आ रहे हैं, उस दौर में अगर बंदिश बैंडेड जैसी एक सीरीज आई है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसको किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा से आप जोड़ते खंड 1 पूछ रहे हैं कि खंड 2 पूछ रहे हैं? 2 आई है, जहां तक हमें लग रहा है कि एक बंदिशें कुछ करके पहले आई थी, कुछ ऐसा ही था। मुन्ना जी इस पर ज्यादा आधिकारिक विद्वान है इसके। और अभी एक कुछ दिन पहले आई है अमेजोन पर, शायद ये अमेजोन पर, एम आई राइट? मुझे लगता है दोनों पर बात करना तो अच्छा, चाहते हैं ठीक है हम। जी, मैं लास्ट वाला, चूंकि अभी ये कुछ बच्चे होंगे, हो सकता है कि देखे हों। बच्चा, कितने लोगों ने देखा है इस सीरीज को? एक हाथ उठा, दो हाथ उठा, इधर एक मुन्ना जी का उठा, 3। खैर, मैं बता दूं, हमने देखी है, मैं भी उठा दूं, मैंने भी देखी है उसको। और जिनको लगता है, आपका जो एक प्रश्न था मैकॉले की शिक्षा नीति, उसका एक बड़ा अच्छा जवाब है ये सीरीज। इसमें 3 पक्ष चल रहे हैं अलग अलग। ट्रेडिशनल
एक पक्ष है उसमें जो हमारे परंपरागत पक्ष है। और मैं बता दूं, बच्चे ये बैठे हुए हैं, आज कोई आपसे कह दे कि गाना गाओ तो आप कहते हैं मुझे गाना नहीं आता है। अच्छा चलो नृत्य कर दो, नहीं वो भी नहीं आता है मुझे। 26 वाद्यों को बजाना गुरुकुल परंपरा में लोगों को आता था। 26 वाद्य को बजाना जानते थे लोग। और इसका जीता जागता उदाहरण आप जिस सीरीज का नाम ले रहे हैं वो, उसमें आप देखिए, कभी जो तबला पर बैठा है वो कहता है चलो कल तुम ऐसा कर लेना, तुम तबला बजा लेना, मैं नाल बजा लूंगा, मैं बंसी बजा लूंगा, मैं गा लूंगा। कभी कोई गा रहा है, कभी कोई बजा रहा है। अलग अलग वाद्यों में सबको दक्षता हासिल है, स्किलनेस इतनी है कि आप किसी भी विधा में उसको बैठा दीजिए। ये भारत के उस गौरवशाली परंपरा को आधुनिक पीढ़ी को बताने का काम करती है सीरीज की। आप अगर अपने अतीत की उन परंपराओं से, शास्त्रीय गायन परंपरा से, शास्त्रीय वाद्य परंपरा से, संगीत, गीत और वाद्य, ये आज आप लोग 3 जोड़ते हैं इसको। किसी को म्यूजिक कहते हैं, किसी को इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, किसी को आप संगीत कहते हैं। ये वाद्य, संगीत और ये गीत, ये सब एक नाम से जाना जाता था पहले, संगीत। और एक्चुअली है क्या कि हम लोगों को ना, लोगों ने ना एक नया नया कुछ लोगों ने नैरेटिव क्रिएट करने का काम किया टाइम टू टाइम। एक ऐसा नैरेटिव बना यहाँ पर कि हमें उससे अलग किया गया। वात्स्यायन के काम शास्त्र जैसे ग्रंथ को एक रेलवे स्टेशन पर बिकने वाले ग्रंथों के जैसे लोगों के सामने परोस दिया। वस्तुतः जो 64 कलाएं उसमें है, उसमें संगीत भी एक कला है। आज जो ये बाल बनाती हैं बेटियां, माताएं, बहनें सब, या हम आप कोई भी, ये चिकुर विलास, केश विलास के नाम से जाना जाता था। ये आज की परंपरा नहीं है, आप सदियों से भारत में परंपरा चली आ रही है जिसको चिकुर विलास, केश विलास के नाम से जानते थे। 4 कलर के आप फिल्मों में, सीरीज में दांत अलग अलग देखते हैं, किसी का अलग कलर, कोई अलग कलर दिखाते हैं। इसको दसन राग कहते थे, और जो अच्छे कपड़े पहनते थे उनको वसन राग कहते थे। दसन वसनांग राग नाम से कला थी, हमने छोड़ दिया। कौन गंदे बेडशीट पर सोएगा घर में, ये कलाएं सिखाई जाती थी आपको सय्यास्तरण नाम से, कि आपका घर, आपका बिस्तर साफ होना चाहिए, आपकी ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए, आपके विजन क्लियर होना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं ये क्लियर होना चाहिए। हम डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या, हम आईएएस बन जाएंगे तो क्या, हम प्रोफेसर बन जाएंगे तो क्या। ये जो बार बार जो प्रश्न है जो हमारे जेहन को कुरेदता है, हमें डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, प्रोफेसर बन जाना, आईएएस बन जाना, इतना ही मात्र उद्देश्य नहीं है। वस्तुतः जब हम उसके वास्तविक उद्देश्य को छूते हैं, उस दिन आप चमत्कृत हो जाते हैं। अरे वाह, इतना संतोष होता है आपको, इतना आनंद मिलता है आपके जीवन में। वो चित्त का उत्कर्ष है, चित्त का आनंद है, आत्मा का उत्कर्ष है। और यहां पर ऋषियों ने, शैक्षणिक संस्थाओं ने, गुरुकुलों ने आपको चित्त का उत्कर्ष कैसे होता है ये सिखाया है, आप ज्ञान के क्षण में कैसे होते हैं ये सिखाया है, जीवन कैसे जीना है ये सिखाया है। कितनी संपत्ति, कितना धन, कितना वैभव, कितना बड़ा घर, अगर ऐसे ही सुख होना होता तो सुख के लिए, आनंद के लिए तप नहीं करना पड़ता। तपस्वी जीवन जब होगा, रामायण जैसा ग्रंथ लिखते हैं जब वाल्मीकि, तो प्रारंभ ही करते हैं, वहां से नारद और उनका दोनों संवाद होता है। तो प्रारंभ करते हैं, पूछते हैं, नारद कहते हैं कि ऐसा किसी का गुण लिखो, ऐसा एक किसी की कीर्ति लिखो
जो लोक को प्रभावित करे, उनको जीना सिखाए, उनको खुश रहना सिखाए, उनको आनंदित रहना सिखाए। तो वाल्मीकि ने उनसे प्रश्न किया कि ऐसा कौन है? तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। वाल्मीकि ने मुनिपुंगव नारद से पूछा कि कौन है ऐसा इस देश में, कुन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, इस लोक में ऐसा कौन है गुणवान कश्च वीर्यवान, जो गुणी हो और ताकतवर हो, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, जो धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो और सत्य बोलने वाला हो। 16 विशेषण है, 16 एडजेक्टिव्स राम के लिए दिया गया है और उन 16 विशेषणों के ऊपर पूरा रामायण घूमता है। जिस दिन हम सत्यवादी हो जाएंगे, जिस दिन हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे, जिस दिन हम अनुसंधाता, सत्य अनुसंधाता हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल होगा, हमारी ऋषि परंपरा की सोच सफल होगी, हमारे राष्ट्र का जो चिंतन है वो सफल होगा और ये राष्ट्र का जो विजन है, भारत का जो विजन है विकसित भारत 2047, वो भी सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जवाब को सुन करके मैं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी को सुनते हुए मैं खुद मुग्ध हो जा रहा था। आप लोग भी हुए होंगे। मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद ये जो नई पीढ़ी यहाँ बैठी है वो जरूर से बंदिश बैंडेड जैसी सीरीज की तरफ जाएगी, देखेगी और अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय शिक्षा प्रणाली को समझने का प्रयास करेगी। अंत में अब चूंकि समय का इशारा हो गया है तो एक प्रश्न और बहुत जरूरी प्रश्न है सर। जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात कर रहे हैं उसमें शिक्षा पद्धति की तमाम बातें हुई। आज नई शिक्षा पद्धति NEP जिसे हम कह रहे हों 2020 लागू है देश भर के विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में। कुछ एक राज्य हालांकि उसमें आनाकानी कर रहे हैं। तो मेरा जो प्रश्न है आपसे और एक जिज्ञासा है कि नई शिक्षा पद्धति में खासतौर पे भारतीय भाषाओं को लेकर के जो प्रावधान किए गए हैं, क्या वो हमें अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा से जोड़ने में सहायक होंगी? क्या हमें वो अपनी जड़ों की तरफ लौटने के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी होंगी? और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में? भारतीय शिक्षा पद्धति में NEP किस तरह से प्रभावी होगा, इसे मैं समझना चाहूँगा आपसे, प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी। पहले तो सभी से मैं एक निवेदन करूं कि हम कभी भी ना नई शिक्षा नीति इसको न कहें। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो जब कभी भी बात हो, हम कभी भी इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में ही और इसी नाम से इसका नामाख्यान करें। जी। तो इनने भारतीय भाषाओं को लेकर के बात की। चूँकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ और इस समय छात्रों का एक गुरुतर दायित्व मेरे ऊपर है। मैं इस समय डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर भी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का, जहाँ लगभग 6 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हम रोज विद्यार्थी की समस्याओं से रूबरू होते हैं। ये जो भारतीय भाषा का जो इनका प्रश्न आया, जो हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल जो भारतीय भाषाएं हैं, उन हमारे विद्यार्थी जो गांव क्षेत्र और अलग अलग क्लाइमेट से आते हैं, अलग अलग परंपराओं से आते हैं, अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों से आते हैं। कोई दूर दराज के गांवों से विद्यार्थी आता है। उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था कि हम XYZ के विद्यार्थी हैं, हम कॉमर्स स्ट्रीम के हैं या हम ह्यूमैनिटीज़ के हैं, हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो क्या हमें अपनी विद्या को सीखने में भाषा कितनी प्रभावित हमें करती है? हम क्या करते हैं कि विद्या को और उन कलाओं को सीखने के लिए हम भाषा में ही उलझ जाते हैं। क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर हमारी सरकारी स्कूल से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। मैंने हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई की। अब मुझे अंग्रेजी सीखने में ही पता चला, पूरी शक्ति हमने लगा दी, तो जो उस ज्ञान का जो निचोड़ है वो तो मेरे पास आया नहीं। हम तो भाषा तक ही अटक गए।
दिल्ली विश्वविद्यालय इस देश के संपूर्ण विश्वविद्यालयों का एक पहला ऐसा विश्वविद्यालय है कि 22 के 22 भारतीय भाषाओं को आवश्यक रूप में, अनिवार्य रूप में हमारे यहाँ AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस में शामिल किया है। आप जिस तरह चाहें उसको पढ़ सकते हैं, आप अपने भाषाओं को पढ़ सकते हैं, जो चाहें आप भाषा लीजिए। और मुझे इस बात का भी गौरव है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो रहा था, UGCF 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक नोडल सेंटर बनाया गया दिल्ली विश्वविद्यालय को, उसमें 10 मेंबर बनाए गए और फॉर्चुनेटली मैं भी उस टीम में आज भी हूं और उसमें मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसमें ये बात स्पष्ट होकर के आई कि हम भाषा को बच्चों के सामने जबरदस्ती न परोसें कि हम इसी भाषा में आपको पढ़ाएंगे। विद्यार्थी स्वतंत्र होगा, वो अपनी भाषा ऑप्ट करेगा और उस भाषा में वो अपनी शिक्षा लेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक बड़ी देन है कि आज जो कोंकणी बोलने वाला है, जो मैथिल बोलने वाला है, जो उड़िया बोलने वाला है, जो हिंदी बोलने वाला है, जो अन्य मलयालम, तमिल, तेलुगु बोलने वाला बच्चा है, उसके पास अब भाषा की बाध्यता नहीं है। और शैक्षणिक संस्थान, हर शैक्षणिक संस्थान को ये ध्यान देना चाहिए कि आज एक बुंदेलखंड का बच्चा यहाँ से निकल के जा रहा है और हिंदी माध्यम में उसने अपना अध्ययन किया है, उसके सामने भाषा की बाध्यता न आए। अगर भाषा बाध्यता होगी तो वो कहाँ सीख पाएगा। आप बहुत सारा देखते हैं कि ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से LLB कर लिया, LLB करने के बाद से कहा कि चलो फिर इकोनॉमिक्स में या किसी अन्य सब्जेक्ट में, चूँकि हमने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया था तो हम MA इन इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। फिर MA इन इकोनॉमिक्स कर लिया, फिर कहा चलो MBA कर लेते हैं, MBA कर लिया। उसके बाद जाता है UPSC की तैयारी करने, हो कि चलो UPSC की तैयारी करने। भाई तुम्हें UPSC की तैयारी करना है तो ग्रेजुएशन के बाद अपना विजन क्लियर रखो ना, इतना घुमाने की क्या आवश्यकता है। हम करते क्या, इंजीनियरिंग करने के बाद से बच्चा सोचता है चलो UPSC की तैयारी करते हैं। हम अच्छा इंजीनियर प्रोड्यूस करें, हम अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करें, हम पूरा सीख लिए। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भाषाओं के साथ साथ वैल्यू एडिशन कोर्स, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया, SEC प्रारंभ किया, SEC जिसको कहते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस, कि बच्चा की रुचि जिधर है उधर बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। ये होना भी चाहिए और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बड़ी देन है। पूल सब्जेक्ट हैं, आपके पास विंडोज ओपन है। आपको लग रहा है कि मैं ह्यूमैनिटीज के साथ साथ साइंस के भी कुछ पेपर्स पढ़ूं, तो वो पढ़ सकता है GE में। अपने विभाग में भी वो चाहे कि हम दूसरे विभाग का या अपने विभाग में कुछ अलग पेपर हम पढ़ सकते हैं, तो DSE में वो पढ़ सकता है। DSC तो उसका है ही। तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी को आप सुन रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत और शिक्षा को लेकर के। मुझे लगता है कि मैं उम्मीद नहीं बल्कि आश्वस्त हूँ कि प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी को सुनकर आप बहुत समृद्ध हुए होंगे और आप इस परंपरा से जुड़ेंगे। विद्यार्थी जो सामने बैठे हैं वो इससे समृद्ध हो रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते एक निवेदन आप लोगों से करके जाता हूँ कि वस्तुतः होता क्या है, हम अक्सर जब कहीं स्थानों पर भी कुंभ चल रहा है, कहीं स्थान पर जाते हैं या तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, अपने पितरों को पिंड तर्पण करने जाते हैं, अर्पित करने जाते हैं, तो वहाँ पर ना हमसे कुल पूछा जाता है, वंश परंपरा पूछी जाती है, 7 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चे 3 पीढ़ी से ऊपर के नाम नहीं जान रहे हैं। हमारे जो देवता हैं, ये हमारे माता की जो वंशावली है, माता के पिता कौन थे, हमारे नाना के पिता कौन थे, नाना के पिता कौन थे, हमारे पिता के पिता कौन थे, हमारे पितामह कौन थे, प्रपितामह कौन थे। कम से कम हम
अपनी पीढ़ियों का नाम याद करें, ताकि उनके लिए बहुत बड़ा आपका समर्पण होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है कि आज हम और आप यहाँ पर खड़े हैं। उनको स्मरण करिए और रोज कृतज्ञ होइए। रोज कृतज्ञ होना है और ये गौरव बोध करना है अपने जीवन में कि हमने भारत में जन्म लिया है, हमने झांसी में जन्म लिया है, हमने बुंदेलखंड में जन्म लिया है, हमें इतना अच्छा वातावरण मिला है और इतने लंबी विरासत मिली है, ऐसी परंपरा मिली है, ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हमारे पास है। उनको रोज देखिए, रोज 10 पेज कम से कम रोज पढ़िए और 1 पेज कम से कम रोज लिखिए। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर। बहुत मुझे बहुत लगता है कि सामने जो युवा और छात्र बैठे हैं वो प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी की इस सीख को जरूर मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपका हमारा जो इस बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव के तीसरे दिन का पहला सत्र था, इतना ऊर्जा से भरा होगा मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, ओके गुड सर, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हमारे बीच आदिवासी चिंतक प्रखर लेखक आदरणीय संदीप मुरारका जी उपस्थित हैं। एक क्वेश्चन आपसे लेना चाह रहे हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं परसों से कई सत्र सुन रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं, आपके सत्र को सुनकर मैं अभिभूत हो गया। मैं आपके चरणों का वंदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए जब आप शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे, पुरातन पर, तो ऐसा लग रहा था मैं मंच से नहीं सुन रहा हूँ, मैं किसी व्यासपीठ पर बैठे किसी क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आपने जब गुरु शिष्य परंपरा की बात कही थी, तो एक बात को आप बीच में, मुझे लगता है आप या तो उसे छिपा गए। आपने कहा था सावरकर ने भी किसी की अंगुली पकड़ी थी और उन्होंने भी किसी की अंगुली पकड़ी थी। वो नाम मैं जानना चाहता हूँ, मेरी उत्सुकता है। मैं बताऊं, आप वीर सावरकर ने किसकी उंगली पकड़ी थी? अच्छा, अभी हमें आप 3 मिनट समय कम से कम देंगे, 3 से 4 मिनट, क्योंकि जो इनने प्रश्न किया ना वो इन लोगों को जगा देगा और खड़े होने पर विवश कर देगा। स्वागत है भैया। बिल्कुल बिल्कुल समय लीजिए सर। वीर सावरकर की उंगली भारत माता ने पकड़ ली थी। क्या बात है। आप सेल्यूलर जेल में जाइए तो आप साष्टांग उस कक्ष में गिरेंगे, जैसे आपको इस तरह से एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक जिसको कहते हैं ना, मिलेगी वहां पर, जैसे लगता है कि आप देवता का साक्षात्कार कर रहे हैं वहां पर। और वीर सावरकर ने जिसकी उंगली पकड़ी, वो एक बड़ा ही बिगड़ा हुआ इस देश का व्यक्ति था, जिस उंगली पकड़ते ही कितना सुधार आया, जिसका नाम था मदन लाल धिंगड़ा। वाह। मैं बताता हूं मदन लाल धिंगड़ा के बारे में। मदन लाल धिंगड़ा राय बहादुर के पुत्र थे और धनाढ्य व्यक्ति की संतान होने के चलते उनको बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा गया। एक दिन अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ जब वीर सावरकर कुछ संवाद कर रहे थे भारत की राष्ट्र की आज़ादी को लेकर के, तो नीचे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जैसे मैंने कहा ना कि इधर आवाज़ आ रही है, इसको किसी तरह से रोका जाए। तो जैसे उनके कान में कुछ आवाज़ पड़ी, उनने अपने एक वरदराजन नाम के अनुज क्रांतिकारी से कहा कि वरद थोड़ा नीचे देख के आओ कि ये कौन ऐसे आतताई हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें अपने जो तप चिंतन जो हम कर रहे हैं उसमें बाधा कौन डाल रहे हैं, एक बार देख के आओ। वरदराजन जाते हैं और ऊपर से देख के और चुपचाप आके अपने जगह पर बैठ जाते हैं। अपने बात में मशगूल वीर सावरकर की नज़र जब वरदराजन पर जाती है तो पूछते हैं कि वरद, तुम बताए नहीं कि क्या है, कौन है ये अंग्रेज, कौन इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो नीचे डिस्टर्ब कर रहे हैं वो कोई अंग्रेज नहीं है, वो अपने ही यहाँ का एक बिगड़ा हुआ बालक है। वीर सावरकर उठे और सीढ़ियां लगी थी, लकड़ी की सीढ़ी थी, और मुश्किल से 15-20 कदम चलते हुए जब जमीन पर आए तो कुछ बोले नहीं। मदन लाल धिंगड़ा की आंखों में आंखें डाल करके देख दिए केवल। मदन लाल धिंगड़ा को लगा कि वीर सावरकर की आंखें हमसे प्रश्न कर रही हैं कि तुम्हारा जीवन किस लिए है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। 3 दिन तक भी
मदन लाल धिंगरा सोए नहीं थे। 3 दिन बाद फिर वीर सावरकर के पास आए और कहे कि मैं राष्ट्र माता के लिए अपना संपूर्ण समर्पित करना चाहता हूँ, अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, मेरी उंगली पकड़ लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उनने परीक्षाएं ली, जब शिष्य बनाया उनको, और जब मदन लाल धिंगरा की फांसी हुई, फांसी से 1 दिन पहले मदन लाल धिंगरा ने अंग्रेज वार्डन से कहा कि मुझे खुशबूदार तेल और कंघी ले आके दो। अंग्रेज वार्डन कहता है कि कल तेरी फांसी होने वाली है और आज तुम्हें सजने संवरने की बात लगी है। उनने कहा कि मरते तो तुम लोग हो, मैं कल यूं गया और परसों यूं किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर फिर भारत मां की सेवा करूंगा। उससे 15 दिन पहले वीर सावरकर उस जेल में गए थे मदन लाल धिंगरा से मिलने के लिए। ये संवाद आप जीवन भर याद रखेंगे। जब वीर सावरकर मदन लाल धिंगरा से मिले तो उन्होंने, मदन लाल धिंगरा ने इनकी आंखों में आंखें डाल करके एक प्रश्न किया कि हे वीर सावरकर, मेरी आंखों में कहीं मृत्यु का भय तो दिखाई नहीं देता है? तो वीर सावरकर का जो जवाब था, कहा नहीं मदन, तुम्हारी आंखों में आज मुझे स्थित प्रज्ञ योगेश्वर कृष्ण दिखाई देते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत। एक बिगड़ैल बच्चे की जब अंगुली वीर सावरकर ने पकड़ी तो उसको स्थित प्रज्ञ योगेश्वर कृष्ण बना दिया। ये है गुरु की अंगुली पकड़ने का सामर्थ्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड 4.0 के इस सत्र की सफलता को मैं देख पा रहा हूं। जिस सत्र की शुरुआत में छात्र और जो युवा बैठे हैं सामने, जिनके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल में डूबे हुए थे, वो अब जिस तल्लीनता से प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी को सुन रहे थे, ये मुझे लगता है कि इस सत्र की सफलता का द्योतक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय काफी हो चुका है। आपकी इस विराट चर्चा के बीच कुछ चीजें जोड़नी थी, लेकिन मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि समय है। निश्चित रूप से आदरणीय सर ने जैसा कि कह दिया, पहले एक चित्र खींच करके मैं जरूर इस सत्र का समापन करूंगा। गुरु शिष्य परंपरा की बात चल रही थी। हमारे आदरणीय अग्रज भ्राता मार्गदर्शक प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी बोल रहे थे, जैसा कि सर ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मैं कोई व्यासपीठ सुन रहा हूं, और इधर से प्रश्न कर रहे थे डॉक्टर विपुल सुनील सर जी, हमारे अग्रज। दोनों के चित्रों पर आपने गुरु परंपरा शिष्य में कई नाम लिए, एक नाम मैं जोड़ता हूं, निश्चित सबके हाथ खुलेंगे। जब ये वाचन कर रहे थे, एक बार पहले चेहरे पर फेस रीडिंग करिए कि इस तरफ जो बैठे हैं, इस बुंदेलखंड की जो माटी जानी जाती है, महाराज छत्रसाल का चेहरा इस पगड़ी बांधने के बाद आदरणीय विपुल सुनील जी के। देखिए आप गौर से कि युवा छत्रसाल प्रश्न कर रहा है, और दूसरी तरफ छत्रसाल को छत्रसाल बनाने वाले महामती प्राणनाथ जी बैठे हुए हैं। छत्रसाल ने प्रश्न किया। निश्चित छत्रसाल का जो भी जीवन है, जिसने पढ़ा है, वो केवल गुरु महामती प्राणनाथ जी की देन थी। एक दिन एक युवा छत्रसाल पूछता है कि अकाल पड़ा हुआ गुरुदेव, मेरी जनता भूखों मर रही, मैं क्या करूं? प्राणनाथ जी ने कहा, रात में अकेले आना छत्रसाल, और तेरे साथ घोड़ा हो बस। प्रिय घोड़े के साथ छत्रसाल रात में अचानक पहुंचते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और महामती प्राणनाथ आदेश देते हैं कि जाओ, जितना तेरा घोड़ा घूम सके लौट के सुबह आओ, संकटों का हल हो जाएगा। और जहां जहां घोड़े की टाप पड़ी, उस हर जगह उस धरती ने हीरा फेंके, हर जगह पूरे हीरा फेंके। आज भी पन्ना की खदानों में हीरा प्रकट होते हैं। वो प्राणनाथ जी का आशीर्वाद था जो छत्रसाल को दिया था। निश्चित रूप से एक गुरु को ही शिष्य बनाता है, और हम सौभाग्यशाली हैं इस सत्र में। और एक बार नहीं, करोड़ों बार मैं नतमस्तक होना चाहता हूं। क्या ज्ञान है आपको, क्या अध्ययन किया है, क्या अध्ययनशीलता है।